हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग कलेक्शन ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखी थी, है ना। कलेक्शन ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट। एनर्जी कंजर्वेशन भी देखा था हम लोगों ने। आज हम कुछ क्वेश्चंस करें पहले, है ना। आज के लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, है ना। जैसे सपोज आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन, ये दो चार्ज है प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, बट द मास इज m1 and m2. Mass is m1 and m2. Alright. Initially they are at rest. Separation आ है. Initially they are at rest at zone. What is the speeds of each masses when the separation between them is 2r after being released from the zone position? मतलब इन दोनों को इस zone position से छोड़ देने के बाद जब दोनों के बीच का सेपरेशन 2r हो जाएगा तो इन दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएगी? इन दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएगी? इनिशियली ये दोनों क्या है? रेस्ट में है. इनिशियली ये दोनों रेस्ट में है. तो देखिए, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. जब ये इनिशियली रेस्ट में है और जब आप रिलीज करेंगे तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसलिए रिपल्सन होगा. और क्वेश्चन उसी हिसाब से आपसे पूछा भी गया है कि दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों की दूरियां बढ़ेंगी. दोनों के बीच की दूरी पहले कितनी है? r है. अब ये सेपरेशन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा ना, एक समय आएगा कि मान लीजिए कुछ ये ऐसा सिचुएशन हो जाएगा. ये तो इनिशियल सिचुएशन है, अच्छी बात है. फाइनल सिचुएशन को मैं यहाँ बना दूं. अब क्या होगा, तो अब ये प्लस क्यू कहीं यहाँ आ गया होगा, ये मास m1 है, इसमें कुछ स्पीड v1 आ गया होगा, और ये प्लस q जिसका मास m2 है ये यहाँ कहीं आ गया होगा, इसकी स्पीड कुछ v2 हो गई होगी, है ना. और दोनों के बीच का सेपरेशन अब कितना हो गया होगा? 2r हो गया होगा, है ना. दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ 2r हो गया होगा. अब यानी इस सिचुएशन में दोनों में स्पीड होगी, इस सिचुएशन में दोनों में स्पीड नहीं थी, इस सिचुएशन में दोनों में स्पीड नहीं थी, है ना. अच्छा, इस दौरान अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लो सिस्टम 1 है एंड दिस इज आवर सिस्टम 2, है ना. ये 1 है, ये सिस्टम 2 है. तो दोनों सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. कारण क्योंकि हम जानते हैं कि इस दौरान कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है? तो केवल कूलम्ब फोर्स, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कूलम्ब फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. जब कभी भी किसी सिस्टम में केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है. सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है. तो सिस्टम की जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, है ना, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. तो इस सिचुएशन में ये मान लो 1 है, ये सिचुएशन 2 है, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सिचुएशन 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सिचुएशन 2 कर सकते हैं हम लोग आसानी से. मैकेनिकल एनर्जी एट सिचुएशन 1 का मतलब u1 प्लस k1 एंड दैट इज इक्वल टू u2 प्लस k2. u1 कितना है, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है? तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है? r. और दोनों चार्ज पॉजिटिव, यानी k q1 q2 यानी प्लस q इंटू प्लस q, kq स्क्वायर बाई दोनों के बीच का सेपरेशन पहले कितना है? r. प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो दोनों में से किसी के पास स्पीड नहीं है क्योंकि इनिशियली दे आर एट रेस्ट, यानी इसकी भी स्पीड यहाँ 0 है, इसकी भी स्पीड यहाँ 0 है. तो काइनेटिक ना ही फर्स्ट में है ना ही सेकंड में है. तो काइनेटिक एनर्जी टोटल सिस्टम की क्या हो जाएगी? 0. दैट इज इक्वल टू u2. अब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q स्क्वायर बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2r. प्लस काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी? तो भैया काइनेटिक एनर्जी एक इसके पास भी आएगी और अब इसके पास भी आएगी. काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास आएगी. कितनी कितनी आएगी? ये हो जाएगा, हम लोग इसकी पहले लिखते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी अगर हम बात करें तो kq स्क्वायर बाई 2r को अगर लेफ्ट में ले जाए तो ये हो जाएगा kq स्क्वायर बाई r माइनस kq स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर.
एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सॉल्व करूं के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r को, इन दोनों को एलसीएम ले लूं तो 2r और r का एलसीएम हो जाएगा 2r, 2 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। यानी दिस इज आवर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन मिला हमारे पास। हमारे पास कितना इक्वेशन अभी मिला? बस एक मिला, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर इज के स्क्वायर बाई 2r। हमें v1 नहीं पता, हमें v2 नहीं पता कितना है, वही तो निकालना है, दोनों की स्पीड बतानी है पहली बात। यानी हमारे पास इक्वेशन एक है, अननोन दो है, क्या हमारा काम बन पाएगा? तो जवाब है नहीं। मतलब केवल एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन तो आ जाएगा, क्वेश्चन फाइनली सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आप दिमाग लगाओ कि दूसरा कंडीशन कहां से आएगा, दूसरा इंफॉर्मेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन यहां ड्रॉ हो सकता है, क्या हो सकता है? तो देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं इस सिस्टम पे, किसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं, किसी इंस्टेंट पे ये प्लस क्यू दोनों रिपेल हुए होंगे, ये यहाँ कहीं आया होगा, ये यहाँ कहीं चला गया होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r डैश रहा होगा, किसी भी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे या फाइनल इंस्टेंट पे या इंटरमीडिएट किसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो इस पे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या होगा? तो इस पे इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? अवे। इस पॉजिटिव पे किधर लगेगा? अवे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 0, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है? 0, क्योंकि जितना इस प्लस क्यू पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट उतना ही इस प्लस क्यू पे फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, एक्शन रिएक्शन बनाते हैं, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। और मैंने एक बात बताई थी कि जब सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो क्या होता है? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिक्स रहेगी, यही बात हुई थी ना। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही किसी भी इंस्टेंट पे मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था? मान लो यहाँ पे मोमेंटम कितना था सिस्टम का? p इनिशियल वेक्टर कितना था? तो 0 था, क्योंकि न स्पीड इसमें थी न स्पीड इसमें थी। यानी अगर मोमेंटम इनिशियल 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। p फाइनल की अगर मैं बात करूं तो p फाइनल यहाँ है कितना? तो p फाइनल है m2v2 इसका मोमेंटम है किधर की तरफ? राइट में। तो राइट में मान लो i कैप, i क्यों लिखना पड़ रहा है? आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। m2v2 i कैप प्लस इसका मोमेंटम कितना है? m1v1, और किधर की तरफ इसका मोमेंटम है? माइनस i कैप, तो माइनस i। अब P फाइनल और P इनिशियल दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि दोनों रिपेल तो कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अवे तो जा रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम हॉरिजॉन्टल में 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में ही मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई होगा। सो व्हाट वी कैन राइट इज P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि P इनिशियल 0 है और P फाइनल ये है और दोनों को बराबर होना है। यानी m2v2 जो होगा वो m1v1 भी होगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन 2 हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन इज 1 एंड नाउ वी विल सॉल्व 2 and 1। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, और हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हो जाएगा सॉल्व, अब कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे स्पीड निकालनी है v1, तो मैं यहां से 1 में ये जो 1 है इसमें कुछ वैल्यूज को 2 से निकाल के रख दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे सपोज मैं v1 को v2 के फॉर्म में लिख देता हूं, v1 को v2 के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा हाफ m1 इस इक्वेशन 1 से हाफ m1 v1 स्क्वायर। v1 को क्या लिख सकता हूं? तो मैं यहां से v1 को लिख सकता हूं m2 v2 बाई m1, तो v1 के स्क्वायर को लिख सकता हूं m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई m1 का स्क्वायर, ये हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गया प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 2r। वेरी सिंपल। अब देखिए यहां से m1 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। v2 स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा यहां से। अगर मैं v2 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूं तो v2 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूं यहां से, तो यहां बचेगा m2 स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2, है ना। ऑलराइट, m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई m1 का होल स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है ना। एंड दैट इज इक्वल टू k² बाई 2r। देखिए ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा,
तो v2 स्क्वायर को हम लोग यहाँ से m2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो v2 स्क्वायर इंटू m2 अगर यहाँ से एक कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा m2 बाई m1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाई r। ये आ जाएगा v2 स्क्वायर इंटू m2 प्लस m1 बाई m1, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाई r। ठीक है ना, और यहां से हम लोग v2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और भी आगे हम लोग फर्दर इलैबोरेट करके निकाल सकते हैं। मतलब इक्वेशन 2 से अगर v1 को v2 के फॉर्म में लिख लोगे तो ये v2 एज इट इज रहने देना, इस v1 को v2 के फॉर्म में लिख देना, तो ये पूरा इक्वेशन v2 में बन जाएगा, v2 निकल जाएगा, और जब v2 निकल जाएगा तो m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 से v1 निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग दोनों स्पीड्स निकाल सकते थे। ऑलराइट, ऑलराइट, यहाँ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों का सम का कांस्टेंट होना कब कब होता है ऐसा वो आप लोगों ने देखा है ना। ध्यान रखेंगे, ब्लाइंडली मत लगा लेंगे k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2, है ना, ये ब्लाइंडली ये काम नहीं करेंगे। जूम सेशन में और भी मैं क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोगों ने देखा, अब जरा देखते हैं ये पोटेंशियल वर्ड क्या है, मतलब केवल पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने देखा। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो उस सिस्टम को क्रिएट करने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर है, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है, एक ही बात है ना। तो चलो एनर्जी है तो वो वर्क डन है, लेकिन एक टर्म है हमारा पोटेंशियल, है ना। बात हम करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है ना, वो कौन ऐसी चीज है जिसकी वजह से पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल को समझने से पहले मैं फिर से वही पुरानी बात आपको याद दिलाऊं। ये एक हमारा चार्ज होता था, है ना। इस चार्ज के सामने R से P पॉइंट पे एक प्लस Q चार्ज को आप ला रहे थे, याद कीजिए। R जो था वो ये R1 डिस्टेंस था, ये R2 डिस्टेंस था, है ना, यही था। ये सबसे इनिशियल सिचुएशन में ये फिगर मैंने बनाया था कि कोई पॉइंट था R, वहां से P पॉइंट पे अगर मैं प्लस Q चार्ज को ला रहा हूं तो इस दौरान एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती थी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि पोटेंशियल क्या होगा, अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग सबसे पहले ये कहते थे कि ये चार्ज चलो भैया फिक्स है और ये छोटे वाले चार्ज को मैं मूव करा रहा हूं, यानी मैं इस बड़े वाले चार्ज के सामने या चार्ज किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सामने एक चार्ज को जब मैं उसके आसपास मूव कराऊंगा तो मुझे यानी एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो बात की बात है, लेकिन ये बात तय है कि अगर मैं मूव कराऊंगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन करेगा का मतलब उसका जस्ट नेगेटिव एजेंट को वर्क डन कर ही रहा है, ये अंडरस्टूड है, वो तो डिफिनीशन ही है। अब बात आती है कि वो कौन ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वो चीज है कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये चार्ज इस चार्ज, जैसे ये दोनों पॉजिटिव थे तो उसको रिपेल कर रहा था, तो रिपेल कर रहा था तो उस रिपल्सन को, है ना, ओवरकम करने के लिए आपको एक फोर्स लगा करके उस छोटे से चार्ज को डिस्प्लेस करना पड़ रहा था। अच्छा, यही चार्ज अगर पॉजिटिव होता और जिसको ला रहे हैं वो निगेटिव होता, जिसको ला रहे हैं वो निगेटिव होता, तब आपको धीरे धीरे लाने के लिए R से P पे इस छोटे से चार्ज को धीरे धीरे लाने के लिए आपको अब धक्का नहीं देना पड़ता R से P की तरफ, आपको उल्टा P से R की तरफ रोक के रखना पड़ता। यानी चार्ज को तो लाते आप R से P की तरफ, लेकिन आपको धक्का देना पड़ता P से R की तरफ, यानी उस दौरान आपका वर्क डन क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। जो कि मैंने बताया अभी कि दो चार्ज जब पॉजिटिव होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, लेकिन वही दोनों चार्ज जब नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव हो जाती है। K Q1 Q2 बाई R, और Q1 और Q2 को साइन के साथ हम लेते हैं। Q1 और Q2 को किसके साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल को मुझे डिफाइन करना है, तो यही पे बात आई कि ऐसी कौन सी चीज है Q का, ये बड़े वाले चार्ज का ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है इसके साथ जो कि R पे है, जो कि P पे है, या जो कि R से P के किसी भी पॉइंट पे है, या जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो
पहले पहले चैप्टर में, फील्ड एंड चार्ज चैप्टर में, हम लोगों ने जिस तरीके से एक चार्ज का फील्ड डिफाइन किया था, वैसे ही आज हम लोग एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। और जैसे ही इस पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, है ना, तो हमारा काम बन जाएगा। पोटेंशियल क्या है जरा समझिए। तो किसी भी क्यू चार्ज का, अब मैं इसी फिगर में इसको इग्नोर करूं, ये तो पुराना वाला फिगर मैंने दिखाया था। मान लो ये चार्ज को मैं फिर से एक नया फिगर बना रहा हूं, ये क्यू है, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज। तो इस क्यू चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सपोज p, है ना, कोई पॉइंट है p, और मुझे इस क्यू चार्ज का इस p पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, कितना पोटेंशियल होगा इसका, कितना पोटेंशियल होगा, है ना। तो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P is defined as potential at P is defined as work done by external agent to bring a unit positive charge, positive test charge, इसी को टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज। Potential at P is defined as work done by external agent to bring a unit positive test charge from infinity to P, या यही पे हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब जरा समझना, इस प्लस कैपिटल क्यू का P पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है, मान लो यहाँ इंफिनिटी है, मान लो यहाँ क्या है, इंफिनिटी है। अब इस इंफिनिटी से एक क्यू नॉट जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, यूनिट इसमें नहीं है। पहले क्या था, यही क्यू नॉट यूनिट के साथ होता तो यही चीज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी। याद कीजिए, जैसे स्मॉल क्यू था, R से P लाते थे आप, R जब इंफिनिटी पे चला गया था तो P पे आने के बाद एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गई थी। यानी जो चीज पहले एनर्जी बन जाती थी वही चीज अब पोटेंशियल बनने जा रही है। आई अगेन रिपीट, जो चीज पहले पोटेंशियल एनर्जी बन जाती थी वही चीज अब पोटेंशियल बनने वाली है। लेकिन पहले क्या था, तो पहले एक अच्छे खासे चार्ज को हम लाते थे इंफिनिटी से इस पॉइंट पे, अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस P पॉइंट पे ला रहे हैं। नाउ वी आर ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में एजेंट का जो वर्क डन होगा, एजेंट कैसा वर्क डन करेगा, ठीक है ना, एजेंट क्या करेगा, कैसा वर्क डन करेगा, हमसे अब पूछा जा रहा है। तो मान लो ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। अब किसी इंस्टेंट पे ये x डिस्टेंस पे रहा होगा, आप जब ला रहे होंगे तो ये क्यू नॉट यहां रहा होगा। ये कैसा चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव, ये तो डिफिनीशन ही है, यूनिट पॉजिटिव। ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। आप कौन है, हम कौन है, तो एजेंट है। हमें किधर लाना है, तो इंफिनिटी से P की तरफ, यानी हमें किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, राइट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, राइट की तरफ। और फोर्स ऑफ एजेंट किधर लगेगा, लेफ्ट। और कैसे लाना है, तो डिफिनीशन होता है स्लोली लाना है। कैसे लाना है, स्लोली लाना है। यानी हम कह सकते हैं कि F ऑफ एजेंट इज निगेटिव ऑफ F ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां भी कह सकते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो वर्क डन बाय एजेंट का साइन अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। पूछो क्यों, क्योंकि एजेंट का डिस्प्लेसमेंट भी इंफिनिटी से P की तरफ, एजेंट का फोर्स भी इंफिनिटी से P की तरफ, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो जब कभी भी जिधर फोर्स उधर ही डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी पोटेंशियल आएगा P पे वो पॉजिटिव आने वाला है, जिसकी वजह ये चार्ज का पॉजिटिव होना है। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता ना, तो वर्क डन बाय एजेंट इंफिनिटी से P तक लाने में पता है क्या होता, नेगेटिव हो जाता। क्योंकि जब ये चार्ज नेगेटिव होता तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो तो खुद अट्रैक्ट करता, लाने की जरूरत ही नहीं थी।
क्योंकि अब क्या होता, तो अब जब स्लोली लाना था तो इस क्यू नॉट को आपको धक्का देकर के धीरे धीरे ऐसे लाना होता, यानी आप फोर्स किधर लगाते, इन्फिनिटी की तरफ, चार्ज आता किधर, पी की तरफ, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता हमारी तरफ, हम फोर्स लगाते अवे, तो हमारा वर्क डन यानी एजेंट का वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो पोटेंशियल एट पी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है ना। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, मैंने राइट से लेफ्ट वाले डायरेक्शन में ही मैं बात कर रहा हूं, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाएगा, है ना। यानी मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सबसे पहले, तो दो पॉइंट के बीच अगर हम मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, यहीं से एक बात निकल के आती है, तो सबसे पहले यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, इस डिफिनीशन को मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का एक प्रॉपर डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ये जो लिखा है मैंने, यही डिफिनीशन है पोटेंशियल का, किसके पोटेंशियल का, तो प्लस क्यू के पोटेंशियल का, कहां पे, तो पी पे। कैसे निकलेगा, तो जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करो, तो जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, तो एजेंट का वर्क डन क्या हो जाएगा, तो एजेंट का फोर्स कितना लगेगा, तो एजेंट का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जस्ट अपोजिट लगेगा, कितना लगेगा, तो के क्यू, और ये कितना है, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही ले रहा है, और x की लिमिट कहां से कहां तक चली जाएगी, तो इन्फिनिटी, x इधर लगा रहा है ना, इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है, यानी पहले हम कहां थे, इन्फिनिटी, बाद में कहां चले गए, हाँ, तो इसे हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी से आर, तो लिमिट इन्फिनिटी से आर दे देंगे, वो बात की बात है। अब ये क्यू नॉट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्यू नॉट को यहाँ रहने नहीं देना है, कारण क्योंकि क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें कोई यूनिट नहीं है, मैग्नीट्यूड केवल 1 है, तो इट विल बी, ये क्यू नॉट को हम लोग 1 ले लेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यही ध्यान देना होता है। अगर यहाँ आप यूनिट ले लेंगे ना, तो ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड केवल 1 ले लेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में यही फर्क है। ये के क्यू एक्स ये सब ठीक है, अगर इस चार्ज में मैं यूनिट ले लेता हूं तो ये पूरा टर्म एनर्जी का हो जाएगा, इस चार्ज में मैं यूनिट नहीं लेता हूं, मैग्नीट्यूड 1 ले लेता हूं खाली, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। ये बन जाएगा के क्यू बाहर इंटीग्रेशन के dx by x square, that is x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, that is kq into x to the power -1 by -1, that is minus kq by x, minus kq by x, है ना। और लिमिट कहां से कहां तक हमें भेजना है, तो लिमिट भेजना है, हम चूंकि हमारा फोर्स राइट से लेफ्ट लग रहा है और इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो पहले x कितनी थी, इन्फिनिटी, बाद में x कितनी हो गई है, r, तो इन्फिनिटी से r। ऑलराइट, यहां अगर हम देखें तो ध्यान देंगे एक चीज, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर क्या है, तो ये वही फोर्स है, आप इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे एजेंट का फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलो, क्योंकि जब आप एक्स डिस्टेंस पे होंगे तो उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, अच्छा एक चीज यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स इन्फिनिटी और एक्स आर, यानी एक्स डिक्रीज कर रहा है, जरा हम लिमिट को भी यहां समझेंगे। तो ये सब तो चलो ठीक है, क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड 1 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, के क्यू बाहर dx by x square, that is x to the power -2 dx, x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1, kq into x to the power -1 by -1, यानी ये हो जाएगा माइनस kq by x। लेकिन यहाँ ध्यान दो, लिमिट जो होगा ना, थोड़ी सी यहाँ आप लिमिट देने में मिस्टेक हुई, यहाँ लिमिट जो होगा that is, अब समझना मेरी बात को, एजेंट का वर्क डन निकालना है ना, एजेंट का वर्क डन निकालना है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, वो राइट में ही लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है। एजेंट का फोर्स किधर लग रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है, और हम जैसे जैसे x को घटाएंगे तो dx हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यही ध्यान रखना है, क्योंकि जब फोर्स इधर लग रहा है तो x तो हम यहां से ले रहे हैं ना, x तो हम मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है जहां पे बड़ा वाला चार्ज है, तो यहां से जब हम राइट साइड की तरफ x ले रहे हैं, तो जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ मुझे नेगेटिव लेना चाहिए था, यहाँ मुझे क्या लेना चाहिए था, माइनस dx लेना चाहिए था, और तब लिमिट, यानी यहाँ वी शुड राइट वेदर यहाँ हम माइनस dx लिखे और तब लिमिट इन्फिनिटी से r भेजे, तो या अगर मैंने यहाँ माइनस dx नहीं लिखा है तो इन्फिनिटी लिमिट को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लिमिट को मतलब पहले इन्फिनिटी से r जाता, अब r से इन्फिनिटी भेज देंगे, लिमिट कहां से कहां तक भेज देंगे, r से इन्फिनिटी। पता है r से इन्फिनिटी क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि इस dx के बदले मुझे माइनस dx लेना था, तो
आर से इन्फिनिटी जब भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस के क्यू बाई एक्स के बदले एक बार इन्फिनिटी रखो और माइनस के क्यू बाई एक्स के बदले एक बार क्या रखेंगे, आर रखेंगे। ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी के क्यू बाई आर आ जाएगा। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। और ये क्या आया सॉल्व हो गए, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज क्या था, पॉजिटिव। यानी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, आज के बाद ये प्लस क्यू है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, के माइनस क्यू बाई आर। यानी पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ, वी आर ग्राफ क्या हो जाएगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वेरी सिंपल, आर बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। अगर पॉजिटिव की बात करें तब, नेगेटिव रहता तो ये ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन ले लेते, ऐसे हो जाता। लेकिन ये ग्राफ ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो k और q तो क्या होगा, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो r बढ़ेगा तो v घटेगा। तो दिस इज ए ग्राफ फॉर पॉइंट चार्ज पोटेंशियल। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।